मार्केट को आज आपके पैसे की ज़रूरत है, आप इन्वेस्ट करो और जब आपका अच्छा टाइम मार्केट का आएगा तो वो उस आपने की मदद का डेफिनेटली हेल्प आपको रिटर्न्स के माध्यम से अच्छा रिवॉर्ड दे देगा। मार्केट गिर रही है, आपको लग रहा है पैनिक कॉल हो रहे हैं, ये मार्केट कभी रुकेगी नहीं, मार्केट चलती रहेगी, अच्छे बुरे दिन आएंगे। आप खरीदी कीजिए, सस्ते भाव में जो चीज़ मिले अच्छी हो और आपके एसेट एलोकेशन और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सेट हो, आप उसमें ऐड कीजिए पैसा और एसआईपी तो जरूर कीजिए और कम से कम आप 5 साल की अवधि सोच के इन्वेस्ट कीजिए तो आपके पैसे की अच्छी वैल्यू आपको दिख सकती है। पुराने प्रदर्शन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो या फंड्स का चुनाव करना मतलब ये आज के दौर में कितना सही है? फ्यूचर जो है वो गारंटेड नहीं है। आपका पोर्टफोलियो जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाना नहीं चाहिए। तो फंड्स चल रहे हैं, क्या उनका भी रिव्यू बहुत आवश्यक है? पोर्टफोलियो रिव्यू वक्त वक्त पे होना चाहिए? पोर्टफोलियो रिव्यू तो आपको हर 3 महीने में तो एटलीस्ट करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या इसने सहूलियत पैदा की है या थोड़ा बहुत चैलेंज भी आया है इस वजह से? इन्वेस्टर ऑल्सो, अगर वो इन्वेस्टर भी अगर कोई एआई टूल यूज कर रहा है और अगर उन्होंने उसमें कुछ सवाल पूछ लिए कि भाई मुझे किस फंड में डालना है, तो मैंने मोस्टली जितनी बार मैंने खुद ने टेस्ट किया हुआ है, मैंने यही देखा है कि लास्ट में एआई भी लिखता है कि आप कोई एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, मेरे पास तो नंबर्स ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी गुरुकुल के एक बेहद खास इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज में, जहां पर हम आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं और दिग्गज जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स हैं और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी से आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की हमारी कोशिश रह रही है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ जाने माने सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर और मैं कह सकता हूं कि अनुभव ऐसा कि शायद जितने दौर दुनिया ने अलग अलग चैलेंजेस में देखे हैं, उन सभी दौर को बहुत करीब से देखा है और उनके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी और मालूमात भी रखते हैं। इसीलिए आज जो हम ना चर्चा रखने वाले हैं रितेश जी के साथ, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रितेश जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और मनी गुरुकुल का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कई दशकों का अनुभव और मेरे ख्याल से तो आप विरासत में बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, सीखी हैं। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें एक वर्ड है रिसेशन, मंदी। इसकी भी काफी चर्चा है और आपने जो दौर है मंदियों के, मतलब लीमन ब्रदर्स की वो क्राइसिस हो, बाकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो या किसी और तरह के कोर चैलेंजेस जो इससे पहले भी आए हैं, उन सभी को बड़े करीब से देखा, उनका अध्ययन किया है। दरअसल रिसेशन किन वजहों से आता है? मतलब एक आम व्यक्ति के मन में या जो भी नए दर्शक जुड़े होंगे उनके मन में सवाल आता होगा, क्योंकि मतलब आज तो क्रूड का हल्ला है, आज तो एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। धन्यवाद प्रशांत जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। ये पॉडकास्ट आपका अच्छा रहे और जैसे आपने बताया, मैं सालों से मार्केट को देख रहा हूँ, इसे समझ रहा हूँ। समझ किसी को नहीं आती है और मुझे भी नहीं आती है, बट अदरवाइज जितना समझ पाए या जो इवेंट्स हुई हैं उससे कुछ उससे हम कंक्लूड करें तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है जो मार्केट के बारे में, ये 5 चीज़ों से मोस्टली रिसेशन आता है। एक होती है एक्सेस डेट, हम देसी भाषा में बात करें तो जब सिस्टम में उधार ज़्यादा हो जाए तब रिसेशन हो सकता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट हाई, जब इंटरेस्ट रेट मतलब लिक्विडिटी अगर टाइट हो रही है तो अभी एक टाइम रिसेशन आ सकता है। ड्रॉ डाउन होता है, जैसे स्लो डाउन हो रहा है तो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं या लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तभी उसको डिमांड स्लो डाउन हम बोलते हैं, डिमांड स्लो डाउन देखने मिलती है। दूसरा होता है ग्लोबल शॉक, जैसे वॉर, ऑयल प्राइस, सप्लाई चेन, ये सब डिस्ट्रप्शन जब ये होते हैं तब टाइम पे आपको रिसेशन देखने मिल सकता है। और तीसरा मतलब लास्ट जो है वो जैसे आपने बताया कि जो रिसेशन हुए हैं, जैसे 2000 के साल में .com वाला या 2008 में हाउसिंग वाला, वो सब रिसेशन की तरफ आप बोल सकते हैं कि ये सब रिसेशन की तौर
एक इंडिकेटर है जो आपको दे सकते हैं कि भाई इस तरह से स्लो डाउन आपको दिखे तो ये टाइम आपका रिसेशन आ सकता है। जब पैसा महंगा हो, जब पैसा महंगा हो तब ग्रोथ रुक जाती है और तब रिसेशन आता है। ये सिंपल भाषा में बताऊं। क्या बात है सर। और शायद ये आम दर्शकों को ये बात तो बहुत जरूरी थी ताकि हम आगे जो चर्चाएं हैं इस आधार पर कर पाए। अब आम इन्वेस्टर को बड़ी चिंता होती है, मतलब जब रिसेशन की बात आ जाती है, जब स्लो डाउन की बात आ जाती है, यहाँ तक कि बाजार का उतार चढ़ाव भी आजकल इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है। तो ऐसे में आप जैसे गाइड की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो आम इन्वेस्टर को क्या सलाह देंगे बाजार के इन उतार चढ़ावों में, आखिर वो क्या ध्यान रखें? पहले तो सबसे बड़ी जो है गलतियां बोलूंगा कि नॉर्मली जो इन्वेस्टर पैसा जो लगा चुका है या जिनका पैसा इन्वेस्टेड है वो मोस्टली पैनिक सेलिंग करते हैं, जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, उनका एसआईपी जो बंद करने का माहौल रहता है कि भाई मेरे एसआईपी के साल भर 2 साल के रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं और ये मैंने शायद गलत स्कीम ले ली है या मेरे इन्वेस्टमेंट का पैसा कम हो रहा है, तो वहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि एसआईपी स्टॉप होते हुए देखी हुई है। दूसरा, आप अपना एसेट एलोकेशन जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका अगर आप प्रॉपरली ध्यान रखें और उसको चेक करते रहें तो शायद आप पैनिक सेलिंग या गिरावट के टाइम पे ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। और आपके कैश फ्लो को आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास इमरजेंसी फंड, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपके घर की या आपके खर्चे की उस तरह से आपको पैसा आपका बैकअप में इमरजेंसी फंड करके रखना चाहिए। मार्केट गिरावट की रिस्क जो है वो बढ़ता है जब मार्केट नीचे गिरती है और मोस्टली उस टाइम पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आप पैनिक सेलिंग करें, मैं इसको बोलता हूँ एक बिहेवियरल रिस्क बढ़ जाता है और वो बिहेवियरल रिस्क को अगर आप मैनेज कर पाए तो इस तरह के टाइम फ्रेम में आप आराम से पार कर पाएंगे और आपके आगे जाके जब मार्केट्स सेटल हो जाती है तब आपके रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और आपकी बात में सुनते हुए जो ये वर्ड आपने यूज किया बिहेवियरल रिस्क का, इस पे भी आएंगे क्योंकि मैं आपका एक लिंक्डइन पोस्ट भी पढ़ रहा था और उसमें आपने रिस्क पर बहुत ही विस्तार से बात की थी। और चूंकि हमारी आपसे पहली मुलाकात हो रही है तो आपने बिहेवियर रिस्क का जिक्र भी कर दिया। तो जरा रोशनी डालें, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए या किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मैं नॉर्मली देखता हूँ कि जो नॉर्मली पैनिक इन्वेस्टर रहते हैं वो ऐसे टाइम पे डर के लॉस बुक करके एग्जिट करते हैं, मगर जो डिसिप्लिन और एज्ड इन्वेस्टर रहते हैं जो थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में जानते हैं, जिनको थोड़ी मैच्योर समझ है या उनके कोई जो एडवाइज़र से वो या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से वो जहाँ पे अपनी सलाह लेते हैं, उनके हैंड होल्डिंग के वजह से वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और इस टाइम पे नॉर्मली जो मैच्योर इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा नीचे गिरावट में और उस इन्वेस्टमेंट की एवरेज आउट करके रिस्क उनकी कम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बिहेवियरल शिफ्ट है। जब एक आम अगर समझे मेरा पैसा कहीं लॉस हो रहा है तो मैं नॉर्मली देखूंगा कि भाई यहाँ से निकल जाते हैं या यहाँ पे रख के कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा लॉस हो रहा है। जबकि उसी को अगर हम पॉजिटिव देखते हैं, मार्केट कभी भी रुकती नहीं है, अच्छे बुरे दिन हर एक के आते हैं, मार्केट के भी उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि इस तरह से देखना चाहिए कि जब ये हमारे बुरे दिन आते हैं तब हम बहुत कंजूसी करते हैं या हम पैसे बचाते हैं या उसको सिक्योर्ड करते हैं। तो मैं नॉर्मली इन्वेस्टर्स को या किसी को मुझे अगर बताना है तो मैं इस तरह से रखता हूँ बातें कि जब किसी को ज़रूरत हो तब उसे मदद करो। तो मैं बोलता हूँ मार्केट को आज आपके पैसे की ज़रूरत है, आप इन्वेस्ट करो और जब आपका अच्छा टाइम मार्केट का आएगा तो वो उस आपने की मदद का डेफिनेटली हेल्प आपको रिटर्न्स के माध्यम से अच्छा रिवॉर्ड दे देगा। बिल्कुल सर। और शायद इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बाजार में। सर, हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें दुनिया में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। एक वो दौर होता था जब बातचीत से मामला सुलझ जाता था, लेकिन आज कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है
और एक डोमिनेशन वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, ईज आउट नहीं है, मतलब एक जो आराम चाहिए, एक करार चाहिए पूरी दुनिया को, वैसा कुछ नहीं है। 2026 को मतलब आप बाकी सालों से या बाकी रिसेशन वाले सालों से किस मायने में अलग देखते हैं? 2026 अभी तो जस्ट 3 महीने हुए, तो इस तरह से हम नहीं बोल सकते क्या हो सकता है, या मैं कोई उसके स्पेशलाइज स्टडी नहीं है, बट एक आम आदमी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ और थोड़ी बहुत जो समझ मुझे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो आज की तारीख में जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट होने की शक्यता ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी बढ़ने की शक्यता ज़्यादा है, वैल्यूएशन जो है बहुत सिलेक्टिव हो गया है ऑन अ साइड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन एंड उस तरह का जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है, तो वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है। दूसरा जियो पॉलिटिकल नॉइज जो अभी चल रहा है, वो ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लग रहे हैं कि इस साल के ट्रांजिशन में बड़ा पार्ट निभाएंगे, और इसमें शायद फॉल्स सिग्नल भी हो कोई, बट उसको क्लियरली आप इग्नोर करें और उसको ध्यान से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस फॉलो करें, तो आपका 2026 का साल, एक्चुअली मैं इस तरह से बोलूँगा कि ये एक्यूमुलेशन फेज में हम हैं, अच्छे भाषा में या अच्छे गाइडेंस के अगर मुझे बोलना है तो बोलूँगा इस साल में शायद रिटर्न बने नहीं बने मुझे नहीं पता है, बट अगर आप अच्छे डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट ऐड करें, मार्केट गिर रही है, आपको लग रहा है पैनिक कॉल हो रहे हैं, देखिए मार्केट कभी रुकेगी नहीं, मार्केट चलती रहेगी, अच्छे बुरे दिन आएंगे, आप खरीदी कीजिए, सस्ते भाव में जो चीज़ मिले अच्छी हो और आपके एसेट एलोकेशन और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सेट हो, आप उसमें ऐड कीजिए पैसा, और एसआईपी तो जरूर कीजिए, और इसी वजह से आपके अगले सालों में, और मोस्टली मैं बोलता हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो कम से कम अगर शेयर बाजार से या डेट मार्केट से कोई भी मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो कम से कम आप 5 साल की अवधि सोच के इन्वेस्ट कीजिए, तो आपके पैसे की अच्छी वैल्यू आपको दिख सकती है। बिल्कुल सर। और ऐसे दौर में मतलब मैं थोड़ा आपसे आपका निजी अनुभव भी जानना चाहूंगा। इन्वेस्टर को थोड़ा सा अवेयर करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता होगा मेरे ख्याल से, या किसी को इस बात के लिए कह पाना कि नहीं साहब आप एसआईपीज करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहिए, मतलब क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि कुछ भी पैनिक हुआ तो फिर तो वो तुरंत सब कुछ ऐसा होता है कि भाई जो है सब समेट लिया। जी, ये तो हर 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 मार्केट में हर लोग का, हर एक का अपना खुद का भी, अभी देखिए हम अगर समझे छोटा सा फटकी अपने दिवाली में जो फटाके फोड़ते हैं, वो भी अगर कोई बाजू में अपने अचानक से फोड़ दे तो थोड़ा सा तो शॉक हमें भी लगता है, राइट। तो उस तरह का रिस्क तो हर जगह है कि डर हर एक को है और रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको 3 रिस्क के हिसाब से हम अगर डाइवर्स करें कि रिस्क कैलकुलेट कैसे करें कि भाई मैं रिस्क कितना ले पाता, तो मैं नॉर्मली इन्वेस्टर को इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप ये 3 चीज़ों की खास ध्यान रखिए। एक होती है रिस्क कैपेसिटी, आप कितना लॉस बेयर करने की आपकी क्षमता है, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा, न कि कोई बाहर वाला आके आपको समझाए कि भाई आपकी रिस्क एपेटाइट या रिस्क कैपेसिटी क्या है। दूसरा होता है रिस्क एपेटाइट, जब आप मेंटली कितना टॉलरेंस झेल पाते हो कि भाई आप के हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, उसके इतने तक मेरे को कंफर्ट है, आपने अपना डिसाइड कर लिया है। तो एक होती है रिस्क एपेटाइट जो आपको आपकी स्ट्रेंथ बताती है कि भाई आप इतने तक रिस्क ले सकते हो, और ये मेरी एपेटाइट रहेगी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। जैसे एपेटाइट हम बोले तो हमें किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, तो उस तरह से आपको अपनी खुद की एक एपेटाइट समझनी ही चाहिए कि भाई आप क्या एपेटाइट रखते हो। तीसरा होता है रिस्क बिहेवियर, जैसे मैं बिहेवियर पे बहुत बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक टाइम मार्केट की साइकिल्स में ये देखा है, गिरने पर हर आदमी की पूरी लेफ्ट राइट हो जाती है। वो इन्वेस्टमेंट रखना चाहे फिर भी कहीं ना कहीं उनके गिरे हुए पैसे उनको एक डिस्कम्फर्ट देता है,
और वो पोर्टफोलियो में से जल्द निकलना या फिर जल्द से जल्द उस पोर्टफोलियो को चर्न करके कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। जो उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए वो है उनका बिहेवियरल रिस्क। अगर वो प्रॉपरली वो मैनेज कर पाए तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि अगर उनके वेल्थ गोल्स जो हैं वो समझिए अगर रिटायरमेंट गोल हैं या बच्चे की एजुकेशन है या कुछ तरह का गोल जो उन्होंने सेट किया है अगर वो हाई है तो उस टाइम पे डेफिनेटली उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अच्छा रिटर्न्स दिखेगा। बिल्कुल सर, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की कोशिश हमारी यही है कि लोगों को थोड़ा इस मामले में जागरूक करें। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा सर आपसे कि पुराने प्रदर्शन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो या फंड्स का चुनाव करना मतलब ये आज के दौर में कितना सही है, और या और भी कोई पैरामीटर्स हैं? देखिए पहले तो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट प्रेडिक्टिंग एनी फ्यूचर रिटर्न्स। ये हम म्यूचुअल फंड वाले हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक अपने पब्लिकेशन सब जगह हम बोलते हैं लिखते हैं फ्यूचर जो है वो गारंटेड नहीं है। जब आप मार्केट सब यूज़ कर लो मतलब पहला आपको ये समझना है कि इट इज़ नॉट गारंटेड। कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस है वो जूने इन्वेस्टरों के लिए ये बहुत समझना ज़रूरी है, ना कि आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्टली आज सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो आप नॉर्मली मैंने देखा है कि इन्वेस्टर जो पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ये साइकिल में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, मुझे ये फंड में होना चाहिए ना कि दूसरे फंड में होना चाहिए। उनकी रिस्क एपेटाइट वापस वही पे मैं बोलूँगा कि रिस्क एपेटाइट समझे बिना उन्होंने वो डिसीजन लेना है कि भाई उन्होंने ले लिया कि भाई मैंने ये इन्वेस्टमेंट अभी मेरा अच्छा नहीं है, जो मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट्स या दूसरी स्कीमें अच्छी चल रही है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि अगर आप परफॉर्मेंस के बेस पे जाते तो आपका परचेज जो है वो हाई प्राइस पे हो जाएगा। साइकिल मिस हो सकता है बिकॉज आपके जो फंड आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वो शायद उस साइकिल में काम नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा है और वो पर्टिकुलर सेगमेंट में उसकी जो दूसरी साइकिल है उसमें शायद आप रिटर्न बना पाए। आपको बेटर अप्रोच जो अगर बोले तो उसकी कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। आपको उनका ड्रॉ डाउन या ड्रॉ कितना नीचे जाने की उसकी क्षमता है, ये फंड की फैक्ट शीट्स के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। इसमें जैसे शार्प रेशियो हो गया, आईआर टाइप जो मैथ्स है उसका वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी रिस्क एपेटाइट या वो पर्टिकुलर फंड की कंसिस्टेंसी समझ सकते हैं। और फंड मैनेजमेंट या फंड मैनेजर की डिसिप्लिन क्या रही है ये आपको जानना जरूरी है। आपका पोर्टफोलियो जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाना नहीं चाहिए। आपको पोर्टफोलियो जो बनाना है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और फंड और जो स्कीम की पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ समझ के पोर्टफोलियो आपको बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि अमूमन हम क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ी गारंटी नहीं हो सकती। हालांकि एक पैरामीटर वो जरूर है। एक चीज और रितेश सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हमने बात कर ली परफॉर्मेंस की, लेकिन जो फंड्स चल रहे हैं क्या उनका भी रिव्यू बहुत आवश्यक है? पोर्टफोलियो रिव्यू वक्त वक्त पे होना चाहिए, और वो फिर कब कब करना चाहिए और उसके तरीके क्या? सी पोर्टफोलियो रिव्यू तो आपको हर 3 महीने में तो एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की मार्केट जो है या आज के जो पोर्टफोलियोज बिल्ड होते हैं वो बहुत डायनामिक होते हैं। पहले के पोर्टफोलियोज बहुत स्टैटिक होते थे, आज साइज जो है म्यूचुअल फंड की बहुत बड़ी है। उस वजह से पोर्टफोलियो के अंदर नए एडिशन नए मॉडिफिकेशन मोस्टली मैंने देखा है कि क्वार्टरली कुछ ना कुछ चेंजेस अच्छे नंबर्स पे होते रहे। तो आप एटलीस्ट क्वार्टरली पर्टिकुलर स्कीम की फैक्ट शीट्स जरूर देखें और उसके चेंजेस जो हुए हैं उससे आपके पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन में कोई इम्पैक्ट आ रहा है उसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी चीज है पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। एक चीज सर मतलब चूंकि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, टेक्नोलॉजी
डिजिटल जो कह सकते हैं एक्सेस बहुत हो गया है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या इसने सहूलियत पैदा की है या थोड़ा बहुत चैलेंज भी आया है इस वजह से? मुझे तो कहीं वैसा नहीं लग रहा है कि भाई एआई के वजह से कोई चैलेंजेस बिल्ट हुई है। एक्चुअली अगर म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से हम सोचें तो ये एक शायद एडिशनल एक टूल हो गया है जिससे आप रिसर्च कर सकते हो। आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टर को कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई आज की तारीख में ज़्यादा क्रिस्प हो जाओगे आप, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करोगे इन्वेस्टर को वो ज़्यादा साफ़ सुथरी और स्ट्रेट टू कम्युनिकेशन लैंग्वेज में रहेगी। जो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये भी बोलना है वो भी बोलना है और शायद आप कुछ मिस कर जाओ, तो मैंने ये देखा है कि एआई इज़ एक्चुअली हेल्पिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और इनफैक्ट इन्वेस्टर ऑल्सो। अगर वो इन्वेस्टर भी अगर कोई एआई टूल यूज़ कर रहा है और अगर उसे उन्होंने उसमें कुछ सवाल पूछ लिए कि भाई मुझे किस फंड में डालना है, तो मैंने मोस्टली जितनी बार मैंने खुद ने टेस्ट किया हुआ है मैंने यही देखा है कि लास्ट में एआई भी लिखता है कि आप कोई एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, मेरे पास तो नंबर्स ही हैं। क्या बात है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी सुविधा के लिए है और उस सुविधा का इस्तेमाल आपको कैसे करना है और उस सुविधा को कहीं ना कहीं आप बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको समझना होगा। एक आखिरी सवाल सर, मौजूदा वक्त में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं या आपकी रिसर्च क्या कहती है कि वो भविष्य में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? बेसिकली सेक्टरियल का तो इतना मेरा ग्रिप नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आता है कि जो हम जैसे स्टार्ट में हमने बोला कि भाई लिक्विडिटी के बारे में बात की हमने, तो जैसे लिक्विडिटी कौन देता है, तो बैंक देती है। तो मैं चाहूँगा कि भाई बैंकिंग अच्छा करेगा। दूसरा क्या कि भाई अभी पैसे है मेरे पास, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो हर एक की जेब में थोड़े पैसे ज़्यादा रहेंगे तो वो खर्च करेंगे, तो मुझे कंज्यूमर अच्छा लगता है। अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बच गए तो मैं पहले घर देखूंगा, तो घर के लिए तो हाउसिंग मुझे अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग मुझे अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हालांकि हम डेवलपिंग कंट्री में हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट का ज़्यादा है, तो मुझे इंडिपेंडेंस जो हम मेक इन इंडिया के जो तरीके से देख रहे हैं कि भाई जो हिसाब से स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, तो अभी की जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुई हैं उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा डिपेंडेंसी जो आज ऑयल या इस पर्टिकुलर एनर्जी सेक्टर पे है बाहर के देशों से, वो कम करने की शायद और एग्रेसिव हो जाएं गवर्नमेंट और चाहे कि भाई हम जितने भी इंडिपेंडेंट हो पाए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो शायद एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर भी आपको अच्छा रिटर्न्स दिखा सकता है फ्यूचर में। चलिए, तो ये कह सकते हैं ना कि अंत में एक निचोड़ जिन जिन सेक्टर्स में आपको निगाह रखनी, और यही कहते हैं कि तजुर्बा बोलता है। रितेश सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और मैंने भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं, बहुत सारी जानकारियां ऐसी मुझे मिली हैं जो आंखें खोलती हैं। खासतौर पे जो लास्ट में आपने जिस तरह के तार जोड़ते हुए हर एक सेक्टर की अहमियत और उसके फ्यूचर में उसकी डिमांड के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए, और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपका समय लेते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन मनी गुरुकुल में हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कॉन्वर्सेशन लेकर आते रहेंगे और आपको ऐसी बातचीत पेश करेंगे जो आपके काम आएंगे। आपके कुछ सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। नमस्कार।